बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रॉसओवर और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से मुराद है परसेंटेज, यानी रिकॉम्बिनेंट टाइप अगली जनरेशन में कितनी परसेंट में आएंगे तो उसे हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप्स बिटवीन टू जीन पेयर एज कंपेयर टू द सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन, यानी दो जीन पेयर के दरमियान जो रिकॉम्बिनेंट टाइप आए हैं उनका प्रोपोर्शन किसके साथ, टोटल कॉम्बिनेशन के साथ। तो इसका फार्मूला होगा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रिकॉम्बिनेंट टाइप बटा सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको हम एक मिसाल के जरिए समझेंगे। लेकिन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मालूम कैसे करते हैं? वो कह रहा है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू लिंक्ड जीन्स कैलकुलेटेड, यानी लिंक्ड जीन के दरमियान रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया जा सकता है बाय बैक क्रॉसिंग द हेटेरोजाइगोट टू द होमोजाइगस डबल रिसेसिव। ये बैक क्रॉस ऐसा क्रॉस होता है जो हम किसी भी जानदार की जीनोटाइप मालूम करने के लिए करते हैं। तो जारी बात है जीनोटाइप हमने उसी की मालूम करनी होगी ना जो हेटेरोजाइगस होगा, क्योंकि होमोजाइगस की तो हमें जीनोटाइप मालूम होती है। तो यहाँ पे ये हमारे पास होमोजाइगस डबल रिसेसिव है, दोनों रिसेसिव है, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो इसका हम इस हेटेरोजाइगस से क्रॉस करवा रहे हैं। तो हेटेरोजाइगस जब इसके गैमेट्स बनेंगे तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इसके अंदर मियोसिस हो रही है। तो लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि क्रॉसिंग ओवर होगा, मियोसिस विद क्रॉसिंग ओवर। तो दो जो गैमेट बनेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये पेरेंटल टाइप गैमेट्स बनेंगे। और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है और दो रिकॉम्बिनेंट टाइप गैमेट्स बनेंगे, यानी इन क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, इनके हिस्सों का एक्सचेंज हो जाएगा। तो इस कैपिटल ए के साथ ये स्मॉल बी आ गया, जबकि स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ गया। तो हमने ये पुनट स्केयर बनाया है। यहाँ पे इसका तो एक ही किस्म का गैमेट बनेगा। तो इस पुनट स्केयर में इस ये गैमेट हम इस तरफ लिख लेते हैं, जबकि ये चार किस्म के गैमेट्स हमने इस तरफ लिख लिए। तो जब ये वाला गैमेट इसके साथ मिलेगा तो आपके पास फर्ज करें 40 जो जानदार आ रहे हैं, ये दोनों पेरेंटल गैमेट्स हैं ना, तो ये आ रहे हैं। जब ये गैमेट्स इस स्मॉल ए के साथ मिलेगा तो 40 की तादाद में ये जानदार पैदा हो रहे हैं। ये गैमेट्स इसके साथ मिलेगा तो यहाँ पे ये रिकॉम्बिनेंट गैमेट है, तो फर्ज करें 10 की तादाद में ये पैदा हो रहे हैं। और जब ये गैमेट इसके साथ मिलेगा तो ये 10 की तादाद में ये पैदा हो रहे हैं। तो टोटल जो आपके पास नई ऑफस्प्रिंग आई F1 के अंदर, ये पेरेंटल थे ना, तो F1 के अंदर जो टोटल आपके पास जनरेशन आई उसमें 40 + 40 ये पेरेंटल टाइप्स जानदार हैं, यानी इनके जो अलील्स हैं वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही है, कैपिटल ए स्मॉल बी। तो इनकी 40 + 40 80 होगी। जबकि रिकॉम्बिनेंट टाइप जो जानदार पैदा हुए वो थे 10 + 10 10 + 10 20 हो गए। तो अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करेंगे? रिकॉम्बिनेंट टाइप्स को ऊपर लिख लेंगे, कितने थे 20, जबकि टोटल कितने थे 100, 40 + 40 + 10 + 10। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 20% आपके पास आएगी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो ये तो हमारे पास दो जीन है। आप 4, 8, 10 सैकड़ों जीन्स की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर सकते हैं इसी फार्मूले के जरिए। यानी F1 जनरेशन में जो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स आएंगे उनको ऊपर लिख लेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल से, तो ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर वो कह रहा है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन लोकाई, यानी जीन के लोकस में जितना ज्यादा डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। जितना उनके दरमियान डिस्टेंस कम होगा उतनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। अब वो कह रहा है कि जीन्स कैन बी मैप्ड ऑन क्रोमोसोम, यानी किसी क्रोमोसोम के ऊपर हम जीन की मैपिंग कर सकते हैं। ये बता सकते हैं कि क्रोमोसोम पे जीन किस तरतीब से मौजूद है, पहले कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। कैसे? 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को हम बराबर लेते हैं 1 यूनिट मैप डिस्टेंस, यानी किसी क्रोमोसोम के ऊपर 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1% मैप डिस्टेंस। तो 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी, यानी इस ए एंड बी के दरमियान जो 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो इसका मतलब है ये 20 यूनिट्स अपार्ट है एक दूसरे से, इनके दरमियान 20 यूनिट का फासला है। क्रॉसिंग ओवर जोन सी है, यानी क्रॉसिंग ओवर की वजह से अगली जनरेशन में जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, और जेनेटिक वेरिएशन ही रॉ मटेरियल है एवोल्यूशन का, यानी माइक्रो एवोल्यूशन का। और इसकी वजह से अडेप्टेशन, कोई भी स्पीशी माहौल में अडेप्टेड होती है। याद रखें, इससे कभी भी नई स्पीशी का बनना रिपोर्टेड नहीं है, इंसान ने कभी ऐसा रिपोर्ट नहीं किया। हाँ, अलबत्ता माइक्रो एवोल्यूशन होती है, एक ही स्पीशी के अंदर कुछ तब्दीलियां आती हैं, लेकिन नई स्पीशी कभी नहीं बनी। तो एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको समझा दूं कि जीन्स को क्रोमोसोम पे मैप कैसे किया जाता है। फर्ज करें ये जीन है A, B, C और D जो क्रोमोसोम पे मौजूद हैं। तो जब हम इनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं, फर्ज करें A और B की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ रही है 1, तो इसका मतलब है ये इनका आपस में डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट। जबकि A और C की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फर्ज करें आती है 2, तो इसका मतलब है उनका आपस में डिस्टेंस कितना है 2। लेकिन अब देखें जब A और C का डिस्टेंस 2 आ रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा इनके दरमियान में कौन सा जीन है? तो फिर जब लेकिन B और C की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी 1 आती है, यानी A और B की 1 आ रही है, B और C की भी 1 आ रही है, जबकि A और C की 2 आ रही है।
तो इसका मतलब है ए और सी के दरमियान में बी वाला जीन आ रहा है। इसी तरह से हम हज़ारों जीन क्रोमोसोम के ऊपर मैप कर लेते हैं, उनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मालूम करके, उनका आपस में कंपैरिजन करके कि कौन सा जीन किसके बाद आ रहा है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।